Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bharat and Beyond. I welcome you all. Friends, today we are going to discuss about Citizenship and Citizenship Amendment Act. नागरिकता और Citizenship Amendment Act 2019 में जो पारित हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, जिसके रूल्स अभी नोटिफाई किए गए हैं। जिसके रूल्स क्या हैं कि अभी 2024 में नोटिफाई किए गए हैं। इसकी आज हम बात करेंगे। नागरिकता और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो यहाँ पर आप एक ये सबसे पहला आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग इस डिमांड में हैं कि नो सीए, कुछ जनता यहाँ पे दिख रही है वी सपोर्ट सीए। साइड बाय साइड आपको ये भी दिख रहा है कि फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू गर्ल्स, यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, पाक हिंदूज ऑल्सो नीड ह्यूमन राइट्स। तो नो सीए और वी सपोर्ट सीए के बीच में ये दोनों पिक्चर्स क्या कर रही हैं? ऑब्वियसली बात है, इन दोनों पिक्चर्स का सीए से बहुत बड़ा लेना देना है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वाई पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों आ रहा है, इसमें बांग्लादेश का नाम क्यों आ रहा है, इसमें अफगानिस्तान का नाम क्यों आ रहा है, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हेयर किसी भी चीज़ को समझने के लिए जितनी भी चीज़ें हम ज्ञान बटोरते हैं, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, तो वो हम मोस्टली फैक्ट्स के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां से ये फैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी जरूर होती है। फिलॉसफी एक्ट्स एज अ बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड कि आखिर ये नागरिकता की बात और जो कुछ भी बात आती है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, नागरिकता का आखिर मतलब क्या है, नागरिकता जरूरी क्यों है, कहना क्या चाहती है नागरिकता, नागरिकता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों कोई कहता है कि आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आखिर कब से है, क्या है और क्यों है, इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर सिटीजनशिप कहना क्या चाह रहा है, फिलॉसफी क्या है सिटीजनशिप की। रिकॉग्नाइजिंग वंस प्लेस, ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्नाइजिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड है इस पूरे सिटीजनशिप के फिलॉसफी का। रिकॉग्नाइजिंग वंस प्लेस इन द ग्रेटर कम्युनिटीज। ग्रेटर कम्युनिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फैमिली, स्कूल, लोकल एंड कंट्री लेवल तक की कम्युनिटीज। ग्रेटर कम्युनिटीज में कंट्री लेवल तक की बात हो रही है। थ्रो एक्टिव सर्विस एंड रिस्पेक्टफुल डिवोशन टू द कम्युनिटीज मेंबर वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। आपकी वैल्यूज को तो रिकॉग्नाइज किया ही जाएगा, आपके प्लेस को एज अ सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा सोसाइटी में, ग्रेटर कम्युनिटी में। बट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कम्युनिटी के मेंबर्स की, उस कम्युनिटी के वैल्यूज की और उस कम्युनिटीज के स्टैंडर्ड की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये म्यूचुअल चलेगा दोनों तरफ से। बात समझ रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई से आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, ठीक है। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जितने भी सारे सिस्टम्स इंडिया के हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरी वैल्यू कर रहे हैं, मेरे नीड्स को, मेरे वांट्स को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे मेरी नीड्स और वांट्स क्या हो सकती है? एजुकेशन हो सकता है, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, क्लीन इन्वायरमेंट हो सकता है। मेरी वैल्यू एज अ पर्सन, वैल्यू कैसे की जा सकती है? वैल्यू की जा सकती है थ्रू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, मेरे राइट्स को रिकॉग्नाइज करके, एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन मेरी वैल्यू रहेगी। मेरी रिस्पेक्ट कैसे रहेगी? आई एम नॉट डूइंग, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, अगर मैं कुछ सोसाइटी में या समाज के लिए या देश के लिए गलत नहीं कर रहा हूं, तो आई कैन लीव फ्रीली, आई कैन लीव फ्रीली विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इंडियन हूं, तो मेरी इंडिया की जो सोसाइटल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम मुझे मुझे रिस्पेक्ट दे रही है, वैल्यू करी, नीड्स दे रही है। बट इन रिटर्न बट इन रिटर्न मेरी भी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि इंडिया के प्रति होनी चाहिए। इंडिया के स्टैंडर्ड्स की तरफ, उसकी कल्चर की तरफ, उसकी वैल्यूज की तरफ क्या होना चाहिए? मेरी तरफ से भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। आई मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर, इंडियन स्टैंडर्ड्स।
इंडियन थॉट प्रोसेस, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की भाषा, इनका भी सम्मान मुझे करना होगा। तब क्या होगा, ये चीजें पैरेलली चलेंगी, या तब क्या होगा, चीजें ये बैलेंस होकर चलेंगी। आप बात समझ रहे हैं? सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि भारत मेरे इन जरूरतों, इन नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और मैं भी क्या करूं, भारत एज अ कंट्री अगर देखी जाए तो मैं इसके स्टैंडर्ड्स को, वैल्यूज को और इसके मेंबर्स को क्या कर रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। फैमिली में भी यही सिस्टम होता है, स्कूल्स में भी, लोकेलिटीज में भी ये सेम रूल फॉलो किया जाता है। बात ठीक है? ये डेफिनेशन, ये थॉट प्रोसेस देख लेते हैं। विद इन पॉलिटिकल फिलोसफी सिटीजनशिप रिफर्स नॉट ओनली टू अ लीगल स्टेटस, नॉट ओनली टू अ लीगल स्टेटस। बात ध्यान देने की चीज है कि लीगल स्टेटस काफी ऊपर उठ के चीजें हैं इसमें। विद इन पॉलिटिकल फिलोसफी सिटीजनशिप रिफर्स नॉट ओनली टू अ लीगल स्टेटस बट ऑल्सो टू अ नॉर्मेटिव आइडियल। कौन से आइडियल? नॉर्मेटिव आइडियल्स। द गवर्न शुड बी फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेंट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। गवर्न को जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को गवर्न कहा जाता है। सिटीजन्स को जो है गवर्न कहा जाता है। जो गवर्न करता है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है। बात समझ रहे हैं? एज सच इट इज अ डिस्टिंक्टिवली डेमोक्रेटिक आइडियल। क्या है ये? कंप्लीटली डेमोक्रेटिक आइडियल है। जो ये एग्जांपल मैंने यहां पे दिया कि बीइंग इंडियन सिटीजन, इंडिया मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, मेरी वैल्यूज को, मेरी नीड्स को, मेरे वांट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, मेरे राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, मेरे फिलोसफी को, थॉट प्रोसेस को रिकॉग्नाइज कर रही है, और उसके बदले मैं इंडिया के थॉट प्रोसेस को, वैल्यूज को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। तो क्या है ये? कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक आइडियल है या नहीं है? सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। People who are governed by monarchs or military dictators are subjects, not citizens. बात याद रखिएगा, they are subjects, not citizens. अगर कोई मुनार्क उन पे रूल कर रहा है, जैसे भारत में आज से कई 100 वर्षों पहले अगर मान लीजिए मुगल शासन हो या कोई भी अन्य शासक हो भारत पे जो शासन करते हो, या अन्य किसी देश में शासन करते हो, या करंटली अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए नॉर्थ कोरिया है, ऐसे देश हैं, उनके यहाँ जो लोग रहते हैं वो सिटीजनशिप नहीं, सिटीजन ना कहला के सब्जेक्ट कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? सब्जेक्ट्स। वो सिटीजन्स नहीं है, वो नागरिक नहीं है, वो सब्जेक्ट कहलाए जाएंगे। क्योंकि सिटीजन होना ही, नागरिक होना ही अपने आप में क्या है? एक फुल्ली डेमोक्रेटिक आइडियल है। फुल्ली क्या है? एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सोच, एक लोकतांत्रिक विचारधारा है नागरिक होना, या नागरिकता पाना, या एक नागरिकता की सोच ही क्या है? एक लोकतांत्रिक सोच है। जहां लोकतंत्र मिसिंग होंगी वहां नागरिकता की बात हो ही नहीं सकती। वहां सब्जेक्ट्स की बात होती है, विषयों की बात होती है, विषय वस्तु की बात होती है। बात समझ रहे? जिनको में शासन किया जाता है उनको विषय समझा जाता है, ना कि नागरिक समझा जाता है। बात ठीक है? ये ओवरऑल फिलॉसफी है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है बड़ी कोर फिलॉसफी है सिटीजनशिप के। बात ठीक है? और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो कम्युनिटी है उसको आप दे रहे हैं, कम्युनिटी आपको दे रही है। ये ओवरऑल फिलॉसफी है सिटीजनशिप की। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एग्जैक्टली कि हम आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिलहाल ये पोर्शन जो है इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड रखते हैं। फिलहाल इस पे आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे लीगल सिस्टम के हिसाब से, हमारे लीगल सिस्टम के हिसाब से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप है क्या। बात समझ रहे हैं? इंडियन सिटीजनशिप है क्या, कैसे ये एक्वायर की जा सकती है, क्या इसमें प्रोविजंस हैं, इसके बारे में चलिए थोड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे रूल ऑफ लॉ या हमारा लीगल अप्रोच क्या कहता है सिटीजनशिप को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप आर एज फॉलोज। बहुत ध्यान से यहां देखनी है, थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान से देखनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 अंडर पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है उसमें आर्टिकल नंबर 5 टू 11 तक किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करता है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक। इट आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमिटमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि एक्सक्यूज मी, यहां ध्यान देने की बात यह है कि कमेंसमेंट की डेट लिखी हुई यहां पे, मतलब जब से संविधान लागू हुआ था, और उस कमेंसमेंट की डेट क्या है? 26 जनवरी 1950 है। ये आप ध्यान रखिएगा,
जिस दिन हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं, कमेंसमेंट की डेट वो है। बात ठीक है। इट आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब कि उस समय भारत में जो भी नागरिक रहे हो, जो भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि अनडिवाइडेड इंडिया के बाद 1947 के बाद भारत का डिवीजन हुआ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया था। ऑब्वियसली बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत आज़ाद हुआ और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो लोग थे वो क्या थे भाई, भारत के नागरिक हुए। ऑब्वियसली बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेके और क्या बातें कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए बहुत डिटेल में सिटीजनशिप को लेके बात नहीं की है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। नागरिकता को लेके हमारे संविधान ने बहुत डिटेल में और बहुत गहराई में बात नहीं की है। ये जिम्मेदारी, ये सिटीजनशिप की, नागरिकता की जिम्मेदारी है, हमारे संविधान ने छोड़ दी है किस पे? पार्लियामेंट पे, संसद पे। ये जिम्मेदारी हमारे संविधान ने दे रखी है किस पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे रखी है किस पे? पार्लियामेंट पे। कि पार्लियामेंट के पास फुल एंड फ्लेज्ड अथॉरिटी रहेगी नागरिकता के कानून डिसाइड करने की, नागरिकता के प्रोविजंस डिसाइड करने की, नागरिकता कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है, उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत नागरिकता के बारे में बात नहीं करता, 5 से 11 अनुच्छेद तक बात करता है, लेकिन ज्यादातर जो पावर्स हैं उसको लेके वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास दी गई है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन। किस प्रॉब्लम से? एक्विजिशन, मतलब कि एक्वायर करने के, सिटीजनशिप एक्वायर करने का, नागरिकता ग्रहण करने के लिए, या लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के चले जाने पे या खो जाने के लिए बहुत बातें नहीं करता। बात समझ रहे हैं? कि संविधान लागू जब हो गया उसके बाद क्या प्रोविजन होगा नागरिकता को लेके, उसके बाद जो है कि क्या चीजें अप्लाई होंगी, कैसे अप्लाई होंगी, उसके बारे में संविधान डील नहीं करता, ना नागरिकता ग्रहण करने के बारे में, ना नागरिकता खोने के बारे में। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, देखिए यहां पे बात आ गई, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। ये भारत की संसद जो है उसको शक्ति देता है। कौन? हमारा संविधान। ये भारत की संसद को शक्ति देता है टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। बात समझ रहे हैं? कि नागरिकता को लेके हमारा संविधान बहुत बातें नहीं करता, बहुत डिटेल में बात नहीं करता। इसने पार्लियामेंट को, हमारी संसद को, उसने अथॉरिटी और पावर दे रखा है कि वो नागरिकता के बारे में बात करे, उस पर लॉ बनाए, या किसी मसले पे जो नागरिकता को इफेक्ट करते हो उस पर कानून बनाए या उस पर बात करे। अब ये बात यहाँ पे है कि ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को क्यों दी गई है? पार्लियामेंट को अथॉरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो किस में आती है? वो आती है यूनियन लिस्ट में। 3 लिस्ट होते हैं शेड्यूल 7 के अंदर, अगर देखा जाए तो 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7 के अंदर बात की जाते हैं। तो जो सिटीजनशिप है वो किसके अंदर आती है? यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। और आपको पता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कोई अगर चीज आएगी तो उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर रूल फ्रेमिंग का अधिकार या राइट किसका होगा? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। बात समझ रहे? स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई से नहीं है, स्टेट्स का कोई से नहीं है। इस पर कंप्लीट बात किसी की? पार्लियामेंट। क्योंकि हमारे यहां बात यह भी है कि हमारे यहां किसकी है? सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। बात समझ रहे? सिंगल सिटीजनशिप में किस सेंस में कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां अमेरिका की तरह कोई ये कह सकता है कि हाँ मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, फिर कहेगा कि हाँ फिर इंडिया का नागरिक हूं। ऐसा नहीं होता। हमारे यहां आप सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं। हाँ, किसी स्टेट के, आप कोई स्टेट में आपका डोमिसाइल है, वो बात अलग है, उस तरह का रिकग्निशन होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ उत्तर प्रदेश की नागरिकता आपकी अलग बनेगी और मध्य प्रदेश की अलग बनेगी, छत्तीसगढ़ की अलग बनेगी। ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं होती। सीधे सीधे आप भारतीय नागरिक हैं। बात ठीक है? तो सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, यूनियन लिस्ट में है सिटीजनशिप, और इसलिए पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है, इसलिए यह अधिकार पार्लियामेंट को मिला है। इन अकॉर्डेंस विद दिस द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अब देखिए, संविधान तो बहुत बातें नहीं किया है नागरिकता को लेकर, 5 से 11 तक बात किया है। तो ऑब्वियसली बात है, डिटेल में जाने के लिए और गहराई में जाने के लिए नागरिकता के क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या उसमें आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, उसको लेके भाई ऑब्वियसली बात है कोई इनेक्टमेंट तो करनी पड़ेगी, कानून पारित करना पड़ेगा। तो उसी लिए हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पारित किया। बात समझ रहे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो कि 1986 में, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में अमेंड हो चुका है।
देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया 2019 को, अमेंड हो चुका है। दिस अमेंडमेंट, दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो 2019 का अमेंडमेंट है वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। कितनी बार पारित, कितनी बार अमेंड हो चुका, कितनी बार संशोधन हो चुका है इस कानून में? 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। 6 बार आप यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट की जा चुकी है। हर समय को लेकर कुछ ना कुछ अलग बातों के लिए अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन फिलहाल इस क्लास का हमारा फोकस 2019 के अमेंडमेंट पे है, ऑब्वियसली बात है CEA पे है। तो हम इसकी आज चर्चा करेंगे कि भाई CEA एग्जैक्टली है क्या, क्या कहता है। अभी फिलहाल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है उस पर फिलहाल फोकस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, ये जो 4 प्रकार हैं, ये जो 4 प्रकार हैं ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। ये जो 4 प्रकार के लोग हैं ये भारत के नागरिक बन गए कब? जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ। बात समझ रहे? वो देखते हैं वो 4 कैटेगरीज के लोग कौन कौन है, 4 प्रकार कौन है। पहले कैटेगरी के लोग कौन है भैया? अ पर्सन हु हैड हिज और हर डोमिसाइल इन इंडिया अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब कि डोमिसाइल है, डोमिसाइल थी आपकी भारत में, प्लस भारत में जन्मे हो आप, आपके पेरेंट्स कोई भारत में जन्मा हो, या इफ ही हैज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग resident of India for 5 years immediately before the commencement of the constitution। मतलब कि भारत का संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से अगर आप भारत में रह रहे थे तो ऑटोमेटिकली जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही आप क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। बात समझ में आ गई? ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में ये बात लिखी हुई है। 4 कैटेगरीज के लोग, उसमें पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या कह रही है भैया? ये आती है दूसरी कैटेगरी आर्टिकल 6 में संविधान के। आर्टिकल 6 क्या बात कर रहा है बताया ना? आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता को लेकर बात करता है, तो 5 की हमने बात की, हम 6 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए उसमें तो आर्टिकल 5 में तो हमने ये देखा था कि जो भारत में पहले से 5 वर्ष से पहले से भारत में रह रहे हैं या फिर जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं, वो संविधान के लागू होते ही भारत के नागरिक हो गए। अब इसमें ये लिखा है हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि डिवीजन होने के बाद, जब बंटवारा हो गया था उसके बाद पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, तो उनके बारे में हमें देखना है कि वो नागरिक कैसे बने। बात ठीक है? हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, याद रखिएगा ये आर्टिकल 6 बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है देखते हैं। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the Constitution if, बात समझिएगा, 47 के पहले अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान भारत एक थे, लेकिन 47 में बंटवारा हुआ। 47 बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, तो भाई पाकिस्तान की टेरिटरी अलग हो गई और भारत की ये टेरिटरी अलग हो गई ना। तो इसमें अब देखते हैं कि हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में उस समय जो टेरिटरी इंक्लूड की गई थी, जैसे मान लीजिए सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अन्य कोई क्षेत्र हो गए, वहां से अगर भारत की जो सीमा है अगर इसको पार करके आप भारत में आए हैं, तब आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। कब? इफ, यदि ए क्या कह रहा है? ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो पर्सन, वो व्यक्ति या उसके अगर पेरेंट्स, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, इस टाइप के हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर उनका जन्म भारत में हुआ हो, एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अप्रॉक्स 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो करेंटली अभी रन कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान के लिए बहुत जरूरी है और हमारे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल लेक्चर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत कंपलसरी है। कभी हम हिस्ट्री के लिए कि अगर लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम इस एक्ट को, पर्टिकुलर एक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जैसा डिफाइन किया गया है कि अगर वो पर्सन, उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर भारत में जन्मे हैं तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक है। बी क्या कह रहा है? इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th जुलाई ऑफ 1948, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के पहले
अगर आ गया है भारत में, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी से भारत की टेरिटरी में अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है, और हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। बात समझ रहे हैं? 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत में आ गया है और संविधान के लागू होने तक वो भारत में ही रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। बी क्या कह रहा है प्रोविजन, एंड ये और इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड, नहीं सॉरी, अच्छा ये तो हो गया था, ए हो गया था। बी में हमने पहला केस देखा, बी में हमने पहला केस देखा कि वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया हो। और सेकंड केस क्या कह रहा है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई के दिन या 19 जुलाई के अगर बाद अगर भारत में आया है, तो क्या होगा कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिसर, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, डोमिनियन ऑफ इंडिया का वो ऑफिसर रहेगा, और उसके उस ऑफिसर के लेखन पे या उस ऑफिसर के अधिकार देने पर या उस ऑफिसर के हस्ताक्षर पे क्या कर सकता है ये पर्सन, भारत का नागरिक बन सकता है। उस अधिकारी के हस्ताक्षर पे ये भारत का नागरिक बन सकता है। In the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application। एक एप्लीकेशन वो आदमी देगा कि भैया हमको नागरिक यहाँ का बनना है, made by him therefore to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government। ठीक है, ये एप्लीकेशन एक अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आ रहा है तो वो एक एप्लीकेशन लिख के देगा कि भैया ये ऐसा है कि हमें ये एप्लीकेशन है महोदय, ये वो हमको भारत का नागरिक बनना है। अच्छा ठीक है, तो जो जिस अधिकारी को भारत सरकार ने जो है कि अधिकार ये दिया होगा, उस वो अधिकारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, उस पर साइन करेगा और इनको क्या करेगा, नागरिकता दे देगा। प्रोवाइडेड दैट no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India at least 6 months immediately preceding the date of application। ये एप्लीकेशन आप दे कब सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब एप्लीकेशन देने के 6 महीने पहले तक आप भारत में रह रहे हो। बात समझिएगा, एप्लीकेशन दे के अधिकारी को आप क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन देने को आप एलिजिबल कब होंगे, जब आप 6 महीने पहले तक भारत की टेरिटरी में, भारत के जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हो, तब आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। चलिए आर्टिकल 7 पे आ गए। आर्टिकल 5 हमने देख लिया, आर्टिकल 6 हमने देख लिया, अब हम आर्टिकल 7 पे आ गए। आर्टिकल 7 क्या कर रहा है, 4 कैटेगरी हमने बताई थी ना, शुरुआत में फर्स्ट पेज में पढ़ा था ना, 4 कैटेगरी के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे संविधान के लागू होते ही। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होते ये 4 प्रकार के लोग, ये 4 टाइप के लोग जो हैं क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, भारत इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। पहले तरह के नागरिक हमने 5 में देखे, आर्टिकल 5 में देखा, सेकंड हमने आर्टिकल 6 में देखा, और हम आर्टिकल 7 में देख रहे हैं जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, क्या ऐसे हैं देखते हैं। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब देखिए इसके पहले क्या था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, इसमें लेकिन क्या है, अ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। बात समझे, गए पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद कि भैया हम पाकिस्तान जाना है, हमारा देश पाकिस्तान रहेगा। अच्छा भैया ठीक है चले जाओ, पाकिस्तान गए, खोपड़ी घूमी, अरे नहीं नहीं भैया गलती हो गई लग रहा है, वापस आए। बात समझ रहे हैं, घर वापसी हुई, लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, फॉर दिस ही हैज टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्या हो सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, आर्टिकल 7 में। मतलब नागरिक आप ऑटोमेटिकली बन गए, लेकिन आपको भी क्या होगा, 6 महीने पहले, ये रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने पहले तक आपको लगातार भारत में रहना होगा। ठीक है, लेकिन ये किनके ऊपर अप्लाई है, ऐसे लोग जो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर क्या हुए, वो रीसेटलमेंट के लिए कि नहीं भैया हमको भारत में ही रहना है, पाकिस्तान से लौट के भारत आए, तो वो 6 महीना पहले भारत की टेरिटरी में रहेंगे, फिर एक रजिस्ट्रेशन उनका होगा और वो ऑटोमेटिकली संविधान के लागू होते ही नागरिक हो जाएंगे। बात ठीक है, आर्टिकल 3 ये बात कर ली। अरे हाँ, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी पे आते हैं, ये है आर्टिकल 8। अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। बात समझिएगा, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों की बात हो रही है।
who was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों. अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या, 1947 के पहले की बात की जा रही है. अनडिवाइडेड इंडिया जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पूरी टेरिटरी क्या थी, इंक्लूडेड थी, उसमें उस समय पैदा हुए हों. लेकिन वो क्या रह रहा हो कि वो पर्सन क्या रहा हो, वो भारत के बाहर किसी भी और देश में हो सकता है रह रहा हो. इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बात ठीक है भाई. ऑब्वियसली बात है, अनडिवाइडेड इंडिया में आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई जो है कि पैदा हुए हों, और आप मान लीजिए आप किसी और, आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप यूके में हैं, आप किसी भी देश में हैं, तो वहाँ का जो डिप्लोमेटिक जो है कि काउंसलर होगा या फिर जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसे एम्बेसडर्स कहते हैं, उनके जो है कि थ्रू आप जो है कि इंडियन सिटीजन बन सकते हैं. बात ठीक है. ये आर्टिकल 8 कह रहा है. दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज इंडियंस हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. ओवरसीज मतलब जो कि भाई अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में रहते हैं. यह हो गई आर्टिकल 8 की बात. हमने 5 बात कर ली, 6 बात कर लिया, 7 बात कर लिया और 8 बात कर. ये 4 कैटेगरी के लोग जो क्या है, जो कि भारत के संविधान के लागू होते ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होते ही ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो गए. टू सम अप, दीज प्रोविजन डील विथ सिटीजनशिप ऑफ, पहला पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जिसमें भारत में ही जो पैदा हुआ, सबसे पहले आर्टिकल 5 में याद करिए हमने ये बात की थी, जो भारत में ही पैदा हुआ, आर्टिकल 5 की हो गई. पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया हो, आर्टिकल 6 में हो गया. आर्टिकल 6 में पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, आर्टिकल 7 की बात कर दी गई, जो हमने किया था ना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो लेकिन फिर वापस आ गया हो. और चौथा गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आर्टिकल 8 में ये बात कर ली गई. बात ठीक है. मतलब टोटल ये 4 टाइप के लोग जो हैं भारत के नागरिक हो गए भारत के संविधान लागू होते ही. अब देखिए ये टॉपिक काफी गहराई है, इसमें बहुत से छोटे मोटे पॉइंट्स और बहुत से छोटे मोटे कैच हैं, लेकिन इसको हम ऊपर ऊपर से फिलहाल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा मेजर मोटिव सिटीजनशिप में बहुत डीपली नहीं जाना है, सीएए को भी हमें कवर करना है. तो हमें ऊपर ऊपर हम देख लेते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप. बात समझिएगा भाई, 4 प्रकार के लोग तो भारत के संविधान लागू होते ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होते ही इंडिया के नागरिक बन गए, सिटीजन बन गए. बात ठीक है. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अरे सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, याद रखने की बात यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अरे सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब करता है 5 तरीके, 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप. बात याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है. क्वेश्चन में ये कभी हो सकता है, मान लीजिए आपके ध्यान में कि हमारा संविधान ये कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, संविधान ये नहीं कह रहा है. सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कह रहा है कि भाई 5 तरीके जिससे आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं, ले सकते हैं. बाई बर्थ, यहाँ पैदा हुए, बाई डिसेंट, वंश कहते हैं इसको, वंश, ये आपका जन्म हो गया, ये वंश हो गया, वंश. बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा के. नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण कहते हैं इसको, देशीयकरण, या फिर देश के तरफ वफादारी का शपथ लेके. और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब मान लीजिए कि कोई एक आइलैंड है जिसपे लोग रहते हो, या कोई ऐसा अन्य देश है जिसमें लोग रहते हो, और भारत ने उस देश पे आक्रमण किया या उस देश ने भारत में विलय कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है उस देश के जो नागरिक होंगे, उस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो इंडिया के नागरिक हो जाएंगे. बात समझे. बाई बर्थ, आपका खुद का जन्म हुआ हो. डाइसेंट मतलब आपके वंश, मतलब आपके पिताजी मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे लोग वहां जन्मे हो. रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा के, लीगल तरीका है ये पंजीकरण करा के. नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण. बात समझ रहे हैं. और ये नेचुरलाइजेशन हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा. देशीयकरण या फिर देश की क्या बोलते हैं कि देशभक्ति की शपथ लेके आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, भारतीय नागरिक बन सकते हैं. एंड 5वां है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जो मैंने बताया कि अब भाई भारत कोई टेरिटरी अगर एक्वायर करता है या किसी अन्य क्षेत्र या भारत में विलय होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां के नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है कि जब सिटीजनशिप जो है कि देने की बात की जा रही है, तो सिटीजनशिप खत्म करने की बात भी की जाएगी. ऑब्वियस सी बात, ऐसा नहीं सबको नागरिकता देने, कुछ लोगों को नागरिकता छीनी भी जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है.
और ये भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही बता रहा है कि भैया सिटीजनशिप आपकी जा कैसे सकती है, 3 तरीका बता रहा है। सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके और जाने के 3 तरीके ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 1955 का जो एक्ट है उसके अंडर आपको सिटीजनशिप मिली है, या उसके पहले संविधान जो बोला था कि 4 प्रकार के लोग जो है कि भारत के नागरिक हो जाएंगे, उसके अंदर आप किसी भी तरह के सिटीजन हो, लेकिन 1955 के अंदर 3 तरीके ऐसे हैं जिससे आपकी नागरिकता जा सकती है। बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है? रिनंसिएशन होता है कि पर्सन खुद कहे कि भैया हमें सिटीजनशिप, हमें भारत का नागरिक नहीं होना है, वो लिख के दे दे कि हम भारत का नागरिक नहीं होना चाहते, एक्सेप्ट हो गया तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, कोई अगर इंडियन सिटीजन है, मान लीजिए गया विदेश में रहने, अमेरिका में रहना, अमेरिका में रहते रहते अमेरिका का नागरिक बन गया वो, तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका का नागरिक बनते ही ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। रिनंसिएशन में हम ये देख रहे हैं कि उसने लिखित वे में जो है कि दिया कि हमको भैया भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, भारत की नागरिकता हम वॉलेंटरली छोड़ रहे हैं, तो ये रिनंसिएशन हो जाएगा। और टर्मिनेशन मतलब क्या हो रहा है कि भैया किसी अन्य देश का उसने मान लीजिए कि नागरिकता ली, तो ऑटोमेटिकली इंडियन नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे? कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का। आप एक बार में एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, 2 देश के नागरिक नहीं हो सकते। और बाय डेप्रिवेशन मतलब कि डेप्रिवेशन में इसमें सीधे सीधे जो पार्लियामेंट है हमारी, जो हमारी संसद है, उसके पास कंप्लीट पावर है कि कुछ कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे वो क्या कर सकती है? नागरिकता छीन सकती है। नागरिकता छीनने का कई पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने देश साथ गद्दारी की, आपने जो एनिमी स्टेट्स हैं, जो भारत के दुश्मन देश हैं, उनके साथ आपने मिलकर भारत को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। मान लीजिए आप जो है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाया कि ठीक है भैया इस पर्टिकुलर पर्सन को या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को हम नागरिकता नहीं दे सकते, तो ये डिप्राइवेशन हो जाएगा। ये डिप्राइवेशन की कंप्लीट पावर किसके पास लाई करती है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ सिटीजनशिप आपकी क्या कर सकती है? हटा सकती है, या सिटीजनशिप से आपको नदारद किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एज फॉलोज। अन्य जो संवैधानिक कुछ प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, ये ध्यान देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्ट के नहीं है, 1955 एक्ट के नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, देख लीजिएगा। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 9 ये कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 5 की हमने बात की, 6 की बात की, 7 की बात की, 8 की बात की। इनमें 4 प्रकार के लोग क्या हुए? भारत के नागरिक हो गए संविधान लागू होते ही। अब आर्टिकल यहां 9 आ गया कि वॉलंटरीली अगर आपने अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से किसी अन्य फॉरेन स्टेट का, किसी अन्य विदेश के किसी देश का आपने नागरिकता एक्सेप्ट कर ली, तो ऑब्वियसली बात है आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते, और ना भारत के नागरिक आप नहीं कहलाएंगे। ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। आर्टिकल अगला पॉइंट क्या कह रहा है? Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament। आर्टिकल 10 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है कि जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, पार्लियामेंट जब तक ऐसा कोई लॉ ना बना दे जो कि आपकी नागरिकता का हनन करे, तब तक आप भारत के नागरिक हैं। बात ठीक है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पार्लियामेंट शैल हैव द पावर, Parliament shall have the power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to the citizenship। हमारा संविधान जो है क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी पावर जो है पार्लियामेंट, संसद को दे रहा है कि सिटीजनशिप एक्वायर करने का और सिटीजनशिप टर्मिनेट करने की पूरी अथॉरिटी किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी, जो कि आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। तो कंप्लीट हमने यहां से देखा, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कंप्लीटली जो है हमारा कंप्लीट हो गया सिटीजनशिप को लेकर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली कि फर्दर लेक्चर में क्या है। अब हम आ जाते हैं किस पे? सीएए, जो आज हमारा मेन मुद्दा है। हमने सीएए को समझने के लिए हमने किसको समझा? हमने सिटीजनशिप को समझा, सिटीजनशिप को हमने समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझे हमने कि भाई संविधान हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस 5 टू 11 है, आर्टिकल 5 टू 11 हमने देखा, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा। साइड बाय साइड हमने एक्ट देखा 1955 का, जो कि संविधान ने बनाया, और ये भी देखा कि एक्ट जो 1955 का वो 6 बार 6 टाइम अमेंड हो चुका है।
और जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का, वही अमेंडमेंट क्या है, सीएए, जिसपे चर्चा होने वाली है अभी, जिसके रूल्स अभी 2024 में नोटिफाई किए गए। लागू ये कानून पारित हो गया 2019 में, लेकिन इसके रूल्स कब नोटिफाई किए गए, 2024 में। बात ठीक है। हमने इतनी बातें अभी तक की हैं और आगे चलिए हम सीए को लेके एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली सीए क्या है। इतना मुद्दा जो सीए को लेके गरमाया हुआ है, बना हुआ है, सॉरी, वो एग्जैक्टली है क्या। बात क्लियर है, आइए इसको देखते हैं। आपने सुना होगा कि 2019 में एक्ट लागू होने के बाद शाहीन बाग प्रोटेस्ट होना, जगह जगह प्रोटेस्ट होना, कई जगह वॉयलेंस की भी न्यूज़ आई कि वॉयलेंस हुआ है पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा या अन्य सोच के लोग, कि भैया उनको लग रहा है कि नागरिकता हमारी जो सिटीजनशिप है हमसे छीन ली जाएगी, जो है कि हमसे सिटीजनशिप। लेकिन नहीं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। क्योंकि ये कानून ये नहीं कह रहा है कि हम जो भारत के लोग हैं, जो भारत के वासी हैं, जो पहले से यहाँ पे नागरिक बन के रह रहे हैं, उनकी नागरिकता छीन लेंगे, ये ऐसा नहीं कह रहा है। ये ऐसा कह रहा है कि वो लोग तो मान लीजिए जो नागरिक पहले से हैं भारत की इस टेरिटरी में, वो तो नागरिक रहेंगे ही, हम एडिशनल जो है कुछ लोगों को नागरिकता दे रहे हैं इन 3 जगहों से। कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। बात ठीक है। ये कानून जो है ये बात करता है, ये नागरिकता लेने की बात नहीं कर रहा है, नागरिकता देने की बात करता है। और फर्दर अगर इसको फिर हम एनआरसी से अटैच करके देखें, इसको एनपीआर से अटैच करके देखें, तो फिर स्टोरी कुछ अलग होगी। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फिलहाल फोकस जो है सीएए पे है, ना कि एनआरसी पे है, ना एनपीआर पे। क्योंकि एनआरसी वगैरह क्या है कि अभी ये बातों के शेर हैं। अभी लीगल वे में कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिला है कि भैया एनआरसी के कोई रूल ड्राफ्ट हुए हैं, वो इस पर कोई चर्चा हुई हो, या इसके कोई जो है कि एक डेमो या प्रोटोटाइप रिलीज किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्लीट फोकस हमारा किस पे है, सीए पे, जो कि नागरिकता देने का कानून है। क्या कर रहा है, नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का कानून है। तो आइए एग्जैक्टली देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज सीएए। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 provides that certain group of illegal migrants, ध्यान रखना है कीवर्ड है, क्या है ये, इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अगर ये लीगल माइग्रेंट्स हो जाते तो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते। अगर ये लीगल रहते तो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते, तो फिर मैटर ही क्या होता इनको नागरिकता देने की। तो जब लीगल वे में ही आप भारत में इंटर किए हो, लीगल वे में माइग्रेट किए हो टूवर्ड्स इंडिया, तो भाई आप तो नागरिक तो हो ही गए। लेकिन बात किसकी की जा रही, इलीगल माइग्रेंट्स की। एज पर प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिनको इलीगल माइग्रेंट्स मानता है, मतलब 1955 के जितने भी कैटेगरीज हैं नागरिकता देने के या नागरिक कहलाने के, उन कैटेगरीज में अगर आप लाई नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या हो गए, इलीगल हो गए। बात ठीक है। ये उन इलीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा है जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के दायरे में नहीं आते। कैन नाउ बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इंडियन सिटीजनशिप, क्या है, अप्लाई करने के एलिजिबल हो गए आप। ऐसा नहीं कि उठा के आपको नागरिक बना दिया जबरदस्ती, चलो चलो नागरिक बनो, नागरिक बनो, बहुत जरूरत है भारत को तुम्हारी, नागरिक बनो। नहीं नहीं, ये नहीं है। ये आपको एलिजिबल कर रहा है कि भाई अगर आप चाहें तो नागरिकता के लिए क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप इस कानून के दायरे में आते ही नहीं है, तो आप इलीगल माइग्रेंट हो गए। आप भारत में आके अगर बसे हुए हैं तो इलीगल माइग्रेंट है आप। लेकिन सीए क्या कर रहा है कि उस नागरिकता कानून में इस 1955 के एक्ट में क्या कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। अमेंडमेंट कह रहा है कि अच्छा भैया ठीक है, जो तुम्हारे प्रोविजन के अंदर नहीं है उनको भी तुम्हारे प्रोविजन के अंदर लाने के लिए हमें तुम्हारे अंदर कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तुम्हारे ये जो बॉक्स है, जो बंद बॉक्स, उसको खोलना पड़ेगा। तो इसने जो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसने इस बॉक्स को खोला और उसमें कुछ अमेंडमेंट की। और अमेंडमेंट की तो क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको नागरिकता देने की बात की गई। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसमें, कुछ शर्तें हैं इसमें कि भैया नागरिकता दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्या सारे इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता दे रहे हैं, नहीं। कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, उन्हीं पे हमें थोड़ी डिटेल में चर्चा करनी है। देखते हैं कि वो कंडीशन या वो शर्तें क्या है। It also proposes to reduce the acquired period of their residence in India for the naturalization under the Principal Act। ध्यान रखिएगा, नेचुरलाइजेशन की बात यहां पर आ गई, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जिन मेथड से हम नागरिकता एक्वायर कर सकते हैं, ये एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है। इसमें देखिए मैंने स्टार बनाया हुआ है यहाँ पे, बाई नेचुरलाइजेशन। इसी नेचुरलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। जो देशीयकरण या देशभक्त की जो शपथ लेने की बात की गई थी, उसमें जो है क्या किया गया है, बदलाव किए गए हैं।
उसमें एक टाइम लिमिट थी कि 11 वर्षों तक जो है आपको क्या होना पड़ेगा, 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक लगातार अगर आप भारत में रहे हैं, बात समझ रहे हैं, और भारत के ऐसे कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, आप बहुत लीगल वे में भारत में रहे हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, इसके लिए भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस 11 साल को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 5 साल। 5 साल इस नेचुरलाइजेशन का जो ये टाइम पीरियड है, एक्वायर्ड पीरियड, इसको कर दिया गया कितना, 5 ईयर्स। पहले कितना था, 11 ईयर्स। बात ठीक, अब कितना कर दिया गया, 5 ईयर्स। चलिए आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि भाई आगे फर्दर इस पे क्या चर्चाएं हो रही हैं। The Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) was passed by the Parliament of India on 11 December 2019। 11 दिसंबर 2019 को क्या किया गया भाई, भारतीय संसद द्वारा इस कानून को पारित किया गया। इट अमेंडेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, अरे सिटीजनशिप एक्ट 1955, सीधी सी बात है, बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सेलरेटेड पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है, दिमाग में एकदम बिल्कुल ये छप जाना चाहिए सबके। और एक यही वैलिड मुद्दा है भारत की नागरिकता देने का है, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज नहीं, कोई और एथनिक माइनॉरिटीज नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो भी कौन सी, परसिक्यूटेड, जिनके ऊपर क्या की गई, प्रताड़ना की गई है। ऐसी जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं जिनके ऊपर क्या की गई, प्रताड़ना की गई है। फ्रॉम किस किस देशों में प्रताड़ना की गई है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हु अराइव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। इस पॉइंट में आपको कई की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इस पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से समझने की हमें जरूरत है कि 11 दिसंबर 2019 को ये कानून पारित किया गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस कानून ने क्या किया कि 1955 के जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की, संशोधन किया, हमने पहले बात की, ठीक है, संशोधन कर दिया भाई, चलो ठीक है। किसको सिटीजन, भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन होने के लिए जो है कि ये एक पाथ क्रिएट कर रहा है, पाथवे क्रिएट कर रहा है। परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, जिनको जिनको ऐसे रिलीजियस ग्रुप, ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जिनके ऊपर क्या की गई है, प्रताड़ना की गई है। किन किन देशों में, 3 देशों की बात की गई है यहाँ पे स्पेसिफिकली, सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और एक टाइम लिमिट भी रखी गई है, कब, जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में इंटर कर गए हैं, उनके लिए यह बात है। आप बात समझ गए, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन यहां देखने को मिल रही है। एक तो टाइम की कंडीशन देखने को मिल गई, दूसरी कंडीशन 3 कंट्रीज की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और अगली कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। ये कोई आगे नहीं कहेगा कि भैया हम वहां के हमको दिक्कत है, हमें वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, हमें भारत की नागरिकता दे दो, नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं है नागरिकता पाने का। बात समझिए, भैया हमें वहां भूखमरी है, वहां अनाज नहीं पैदा हो रहा है, हमें भारत की नागरिकता दे दो, ये कोई ग्राउंड नहीं है भारत की नागरिकता पाने का इस कानून के हिसाब से। वहां बहुत टेररिज्म हो रहा है, इथनिक क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, हमें भारत की नागरिकता दे दीजिए, नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं है। रिलीजियस माइनॉरिटी अगर आप हैं, वहां पे प्रताड़ना आपके ऊपर की गई है, आपको अन्य देशों के अलावा भारत सबसे सुटेबल ऑप्शन लगा है कि भैया भारत में हमें बचाया जा सकता है, या भारत इज, इंडिया इज द और ओनली होप जहां हम अपने रिलीजन को, अपने जो है कल्चर को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो लोग भारत में नागरिकता पा सकते हैं, और 31 दिसंबर 2014 के पहले इंटर किए हो गए हों। लेकिन उन लोगों में भी एक और कंडीशन है, चौथी कंडीशन आ गई भैया। चौथी कंडीशन में कि वो लोग कम्युनिटीज आखिर हैं कौन सी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, आखिर वो कम्युनिटीज हैं कौन कौन सी। द एलिजिबल माइनॉरिटीज वर स्टेटेड एज हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, और कह लीजिए या इसको एंड कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं, क्रिश्चियंस। 1 2 3 4 5 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं, कितनी, 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं, भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई ये लोग कर सकते हैं। ये चौथा कंडीशन ये है, ये सिर्फ 6। मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कौन इंक्लूडेड नहीं है, मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है, कहना यह है भैया कि अफगानिस्तान को आप पकड़ लीजिए, बांग्लादेश को पकड़ लीजिए, या पाकिस्तान को पकड़ लीजिए, ये पहले से ही क्या है,
मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक जो है कि स्टेट्स हैं, पहले से ही एक इस्लामिक रिपब्लिक कह लीजिए या इस्लामिक जो है कि राष्ट्र हैं, तो उसमें मुस्लिम कैसे प्रोसिक्यूट हो सकते हैं? उनके यहाँ भुखमरी हो सकती है, उनके यहाँ वॉर हो सकता है, उनके यहाँ जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता उनका ना रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस उनकी प्रताड़ना नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मुस्लिम मेजोरिटी राष्ट्र हैं। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे क्या है, जगह नहीं दी गई है। लेकिन इसमें भी फर्दर एक कैच है, उसको आगे हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि भाई मुस्लिम्स को लेके भाई विरोध फिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए भारत में, लेकिन समझ में नहीं आई, तो उसके दो कारण हैं। कोई बात न समझ में आने के दो कारण होते हैं। एक तो मान लीजिए कोई फैक्चुअल कारण होता है कि हाँ भाई इसमें एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम है, मुस्लिम्स या कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसमें सच में दिक्कत है, इसको एड्रेस नहीं किया जाए, तो भैया हमने वॉयलेंस किया, प्रोटेस्ट किया, ये किया। और दूसरी होती है बरगलाना, पता आपको है नहीं, और कई ऐसे लोग इनको इसके बारे में पता तक नहीं है और वो झंडा उठा के चले गए कि भैया हमको कानून का विरोध करना है। भाई आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि आप किसी चीज का विरोध और समर्थन, ये इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी के लिए, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप किसी का अगेंस्ट खड़े होते हैं या जबकि आप सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि यू मस्ट हैव 100% नॉलेज अबाउट द पर्सन और द थिंग और द सिचुएशन। तब आप डिसाइड करिए कि आप 100% उसके अगेंस्ट हैं या उसके सपोर्ट में। बिना जाने, अधूरा ज्ञान या फिर बिना कुछ जाने आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन सोच या कम्युनिटी के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट में हैं। आप क्या कर रहे हैं, फिर आप नाइंसाफी कर रहे हैं खुद के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी, और एक मेच्योर सोसाइटी के साथ भी। बात ठीक है? तो आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो है, और अरे जो 2019 का एक्ट है वो 1955 के एक्ट में क्या कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। जो है कि 3 देश के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं परसिक्यूटेड, जिनके ऊपर प्रताड़ना की गई है, उनको नागरिकता देने की बात कर रहा है। ये कौन से हैं? ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है और ये अफगानिस्तान है। ठीक है, कौन कौन 6 कम्युनिटीज हैं? हिंदूज हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए एंड क्रिश्चियन हो गए। ये 6 कम्युनिटीज जो हैं, जो प्रताड़ित हैं रिलीजियस वे में, इन 3 देशों में उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, जो कि 31 दिसंबर 2014, सॉरी 2014 के पहले भारत में इंटर कर गए हों, उनकी ये बात कानून 2019 का ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कर रहा है। ठीक है, और मुस्लिम्स को ये इंक्लूड नहीं किया गया है। बात ठीक है, ये मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे देखते हैं 5 टेक अवेज फ्रॉम सीएए। देख लेते हैं सीएए भाई क्या क्या कह रहा है, एक कंक्लूजन, एक क्रक्स टाइप का। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक्सपीडाइट्स द इंडियन सिटीजन प्रोसेस फॉर 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिसकी हमने बात की, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी पारसी जैन एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो भी इस्लामिक राष्ट्र होंगे, जो भी मुस्लिम राष्ट्र बाहुल्य राष्ट्र होंगे, उसमें हिंदू हों, चाहे सिख हों, बुद्धिस्ट बुद्ध हों, जैन हो, पारसी हों, चाहे क्रिश्चियन ईसाई हो, क्या होंगे? ऑब्वियस बात है, वहां पे माइनॉरिटी में ही होंगे, अल्पसंख्यक ही होंगे। आप बात समझ रहे हैं? The rules dictate that the people from 6 religious minorities who are persecuted in 3 countries, कौन कौन से देश? अभी जैसे हमने बात की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014 आर एलिजिबल टू गेट सिटीजनशिप अंडर द सीए ऑन और बिफोर है। ठीक है, 31 दिसंबर को या उसके पहले। द सीए रिमूव द लीगल बैरियर टू रीसेटलमेंट एंड सिटीजनशिप ऑफ दीज परसिक्यूटेड माइनॉरिटी बाय रिड्यूसिंग द ईयर ऑफ द रेजिडेंट स्टेटस इन इंडिया बाई फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। एक अमेंडमेंट ये और कर रहा है, जो हमने नेचुरलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, नेचुरलाइजेशन की बात की, तो ऑब्वियस बात है कि ये सीए का जो रूल है, इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को तो भाई कानून का नागरिकता देने के लिए एलिजिबल कर ही रहा है। साइड बाय साइड अगर कोई ऐसा है जो कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भारत की नागरिकता चाह रहा है, तो उसको 11 वर्ष नहीं, सिर्फ मात्र 5 वर्ष भी अगर भारत में वो रहा है एप्लीकेशन देने के पहले, सीए के अंडर एप्लीकेशन देने के 5 वर्ष पहले तक अगर वो भारत में रहा है, तो भी वो इस सीए के अंडर अप्लाई करने के लिए क्या है, वो एलिजिबल है। आप बात समझ रहे हैं? ये जो रिक्वायर्ड टाइम लिमिट है 11 वर्ष की, इसको कम करके कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। बात ठीक है? चौथा टेक अवे क्या है? इन द ऑर्डर द होम मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री, इनके कंट्रोल में सब कुछ है सिटीजनशिप को लेके। द होम मिनिस्ट्री मेड इट क्लियर दैट द सीएए डजंट स्नैच अवे। देखिए बड़ी क्लियर बात यहाँ साफ साफ होम मिनिस्ट्री बोल रहा है। होम मिनिस्ट्री कह रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है गैजेट में या बड़ी ऑफिशियल तरह की बात करिए, किसी नेता मंत्री या किसी मेरे जैसे किसी टीचर की या गुरु की बात नहीं है, सीधे सीधे आगे बोला गया भैया किसी नागरिकता नहीं जाएगी। होम जो गृह मंत्रालय वो ये बात कह रहा है, मेड इट क्लियर दैट सीएए डजंट स्नैच अवे द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन सिटीजन। ऑब्वियसली बात है,
जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग भी गरमाए थे, या जो कुछ भी गहमा गहमी चल रही थी भारत में इस कानून को लेके, उनको भाई चलिए ठीक है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव पे, कार्यपालिका भरोसा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी पे भरोसा आप अगर बनाते, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इस नागरिकता से लेके दिक्कत है, तो आप भाई कानून सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहां सुनवाई आपकी बिल्कुल होगी। क्योंकि जुडिशरी आज भी क्या है, इंटैक्ट है और इंडिपेंडेंट है ना। जुडिशरी पास आज भी पावर है कि भैया ठीक है, वो आपको कोई नेता मंत्री आपको बरगला सकता है, लेकिन कोर्ट में अगर कोई बात होती है तो वो तो लीगल वे में, और बहुत क्या होगी, कंक्रीट बात होगी, पेपर के थ्रू उसमें बात होगी। वहाँ कोई जज जो है पानी पीते पीते या नहीं बोल देगा कि नहीं नागरिकता जाएगी, नहीं जाएगी, सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद एक जस्टिफिकेशन के साथ कानून पारित होता है, ठीक है। And is only meant to help those who have been facing religious persecution for years and have no other country to go except India। बात समझ रहे हैं? कई सालों से रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं इन तीन देशों में, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाने में, अपने धर्म को बचाने में परेशान हैं, बहुत से उनके प्रताड़नाएं उन्होंने झेली, लेकिन भाई होता है ना कि एक समय के बाद आप जो है कि जब अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आप कोई रास्ता ढूंढते हो, तो भारत एक उनके लिए क्या बना है, एक शरण देने का बना, कि ठीक है आप हमारे शरणार्थी बन जाइए इस कानून के तहत, और ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं, ये शर्तें अगर आप फुलफिल करते हैं, तो आप क्या है, भारत के नागरिक हो जाएंगे, एलिजिबल है उसके लिए। पांचवा कंडीशन क्या, पांचवा टेक अवे क्या है, द सीए स्पार्क्ड ह्यूज प्रोटेस्ट अक्रॉस द नेशन ऑन एलिगेशंस दैट द एक्ट डेलिबरेटली लीव्स आउट वन कम्युनिटी। कौन सी ये कम्युनिटी है डेलिबरेटली इसको बाहर के दिया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन लग रहा है, किसको, जो हमने थोड़ी देर पहले हम मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी की, फ्रॉम इट्स रूल विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात पे, इक्वेलिटी के बात पे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो कि सेकुलरिज्म की बात कर लीजिए, जो कि एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, जो सेकुलरिज्म कह लीजिए, उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा एलिज किया गया कि ये कानून जो है पर्टिकुलरली क्योंकि मुस्लिम्स को बाहर छोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेलिटी मिसिंग है, ठीक है। तो इसके फार और अगेंस्ट दोनों में ये चीजें हम देखेंगे, आगे आगे चर्चा करते हैं इस बात पे। अब मुद्दा ये है कि डिड परसिक्यूशन रियली हैपेंड। अब जिन लोगों को नागरिकता भारत में देनी दी जाने की बात की जा रही है कि भैया इन तीन देशों के इन 6 कम्युनिटीज के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको नागरिकता दी जाए, क्योंकि वो रिलीजियसली क्या है, परसिक्यूटेड हैं, धार्मिक रूप से उनकी प्रताड़ना की गई है। तो क्या ये परसिक्यूशन, ये प्रताड़ना सच में हुई या नहीं हुई है, इसके लिए चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस, देखिए ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल बात की जा रही है यहाँ पे, ऐसा कोई किसी का ओपिनियन और व्यू नहीं है, डेटा के बेस पे ही बात होनी चाहिए, हमेशा फैक्ट्स के बेस पे ही बात होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस ऑफ इंडिया, देयर वर 5.9 मिलियन नॉन मुस्लिम्स। कितने? 5.9 मिलियन, 59 लाख मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स इन द टेरिटरीज दैट केम टू फॉर्म पाकिस्तान इन 1947, वेस्ट और ईस्ट को मिला के। जो वेस्ट पाकिस्तान है, फिर ये इंडिया है, और ये फिर ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, 1971 के पहले तक का फिगर है ये। 1971 के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान जो क्या बन गया था, बांग्लादेश। बात ठीक है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसे ही बंटवारा हुआ था, इधर वेस्ट पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान, ठीक। तो वेस्ट पाकिस्तान 1941 का जो सेंसस है वो ये कह रहा है कि 5.9 मिलियन मुस्लिम्स के जो है कि इन टेरिटरीज में रहते थे, यहाँ पे और यहाँ पे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी के उस समय के 71 के जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जब थे, या अभी का आप जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कह लीजिए, वहाँ पे मिला के 5.9 मिलियन नॉन मुस्लिम्स रहते थे, मतलब ये लोग नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दोनों मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, बट 5.9 मिलियन नॉन मुस्लिम्स रहते थे। During and after Pakistan's independence in 1947, about 5 million Hindus and Sikhs immigrated to India। बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान इंडिपेंडेंस जब हुई 1947 में, भारत की बंटवारा और आज़ादी जब हुई, तो 5 मिलियन हिंदू और सिख कहाँ गए? इंडिया की तरफ आ गए। विथ पंजाब अलोन अकाउंटिंग फॉर माइग्रेशन ऑफ 3.9 मिलियन। पंजाब से अकेले 5 मिलियन लोग भारत की तरफ आए पाकिस्तान से, और उनमें से अकेले 3.9 मिलियन जो है पंजाब प्रोविंस से ही है। According to the 1951 census conducted by the government of Pakistan, Pakistan had 1.6% हिंदू पॉपुलेशन। 1951 का सेंसस क्या कह रहा है कि भैया पाकिस्तान में 1.6% क्या थे?
सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन, मतलब ओवरऑल आपकी जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपके 100 लोग हैं तो 1.6 लोग क्या हैं, हिंदूज हैं। ये 1991 का जो है ये सेंसस कह रहा है। ठीक है। इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, नॉन मुस्लिम्स कंप्राइज्ड 23.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि यही जो 51 का सेंसस है उसी के आसपास की ये बात की जा रही है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो 23.2% थे पूरी जनसंख्या के। 23.2%, 23.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश हैड fallen drastically to 9.2% by 2011, with non-Muslim accounting to 10.2% of the total population। बात समझ रहे हैं? जब 1950-51 की बात की जा रही है तो हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बेसिकली जो है 23.2% पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, नॉन मुस्लिम थी। लेकिन 2011 आते आते हम क्या देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बची, 10.2%, सिर्फ 10.2%। मतलब 23.2% से 10.2%। तो ये जो 13% जो जो लोग नहीं है वो कहाँ गए, वो मर गए। सारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी या जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो कहाँ गए, गायब हो गए, अर्थ से चले गए कहीं और। कहाँ गए वो? या तो वो भारत की तरफ आए, माइग्रेट किए, या तो उनको रिलीजली प्रोसिक्यूट करके, उनको प्रताड़ना करके उनका फोर्स कन्वर्जन कराया गया। आप बात समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैसेकेयर हुआ, उनके टेम्पल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को अफेक्ट किया गया, उनके एजुकेशन सिस्टम को, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को, उनके फेस्टिवल्स को टारगेट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कितना कोई सहते 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 का ठीक है भाई, चलो चलो इस्लाम ही कबूल कर लेते हैं, हम आपकी तरह ही रहने लगते हैं, या जो नहीं सह पाया वो भारत की तरफ भाग गया, गया कहीं और भाग के चला गया। आप समझ रहे, 23.2% से 12.2% पे आ गए। ऑब्वियस सी बात है ना कि जिस हिसाब से हम ग्रोथ देख रहे हैं तो पॉपुलेशन में तो हमें दुनिया में ग्रोथ दिख रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो ये डाउनफॉल कैसे हो रहा है? डाउनफॉल इसीलिए हो रहा है क्योंकि भैया पहले आप हिंदू हुआ करते थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन की वजह से आप या तो मुस्लिम बन गए, या तो आप माइग्रेट कर गए इंडिया के थ्रू, या किसी और देश की तरफ आप चले गए छोड़ के। तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर कम हो गया। ठीक है। द डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल साइट्स सर्व एज अ पॉइंट इलस्ट्रेशन ऑफ द ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन इंडोर्ड बाय हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान। ठीक है। अक्सर न्यूज़ में आप ये चीज़ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, विजुअल्स आ रहे हैं सामने कि भैया हिंदू टेम्पल्स को टारगेट किया जा रहा है, अन्य जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, आप उसकी कल्चर को टारगेट कर रहे हैं। कल्चर टारगेट मतलब आप रिलीजियस परसिक्यूशन कर रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन एंड मैरिजेस अकर लार्जली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोस्टली आपको रूरल और बैकवर्ड एरियाज में किसी भी देश में देखने को मिलेंगी। खास करके पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन और मैरिजेस हो रहे हैं। ठीक है। इसमें जनरली गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यूज्ड इस्लाम। क्लियर सी बात है, पाकिस्तान ने साफ साफ लिख भैया, रीजन के बेस पे ही देश का डिवीजन हुआ था। रीजन के बेस पे ही भारत का बंटवारा हुआ था ना। देश का बंटवारा भाई किसके बेस पे हुआ था? रीजन के। भाई मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है जब मुसलमानों के अलग राष्ट्र तैयार हुआ तो भाई सीधे सीधे उसकी फिलॉसफी क्या रहेगी? इस्लाम रहेगी एज ए स्टेट पॉलिसी। दिस इज एविडेंट इन द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ माइनॉरिटीज। आप बात समझ रहे हैं? कंटिन्यूसली माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन रही है उसमें हमें क्या देखने को मिला है? एक लगातार डिक्लाइन देखने को मिला है। मोर ओवर, पाकिस्तान फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ी पर्सनालिटी है ये। थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हिंदू हैं, लेकिन ये सच्चाई है। पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं जोगिंदर नाथ मंडल। क्लियरली स्टेटेड इन हिज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन भी दे दिए भैया, देखिए वही है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आया तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन कुछ कुछ महीनों में चलिए। स्टेटेड इन हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान के प्राइम मिनिस्टरशिप जो कैबिनेट उसे रिजाइन किया। और क्या लिखते हैं रेजिग्नेशन में? देखिए, आई गेव एक्सप्रेशन टू दिस व्यू ऑफ माइंड। आई मस्ट से दैट दिस पॉलिसी ऑफ ड्राइविंग आउट हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान हैज सक्सीडेड कंप्लीटली इन वेस्ट पाकिस्तान एंड इज नियरिंग कंप्लीशन इन ईस्ट पाकिस्तान टू। देखिए, रेजिग्नेशन देते हुए इन्होंने ये बात लिखी है। ये क्या होने, कौन है? सबसे बड़ी लॉ मिनिस्टर है जोगिंदर नाथ मंडल। ये एक आम आदमी नहीं है पाकिस्तान के कि भाई आम आदमी पाकिस्तान को कोई चिट्ठी लिख के चला गया, नहीं। लॉ मिनिस्टर हैं, विधि के जो है कि ये क्या है, मंत्री हैं। वो ये बात लिख रहे हैं रिजाइन करते समय कि मैं ये बात को बड़े सैडली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो हिंदू किस तरह से ड्राइव आउट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। वेस्ट पाकिस्तान में तो कम्प्लीटली ये चीज़ें हो चुकी है, और इस पाकिस्तान में लगभग लगभग हो ही रही हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। फरनाज इस्फानी,
हु वॉज द मीडिया एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2008 टू 2012। देखिए ये भी ऑफिशियल पर्सन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कॉमन पर्सन है, ठीक है, ये भी एक ऑफिशियल पर्सन है, मीडिया एडवाइजर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। हैज ब्लेम्ड द सक्सेसिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ऑफ परसुइंग अ स्लो जेनोसाइड अगेंस्ट माइनॉरिटीज टू शोर अप देयर पॉलिटिकल बेस। क्या? स्लो जेनोसाइड, मास किलिंग, ड्राइविंग आउट देम आउट ऑफ देयर रूट्स। भले आपका घर पाकिस्तान में है, ऑब्वियसली बात है, आपका उस घर से, उस जो है कि आपका जो मोहल्ला है, उस घर से, उस सिटी से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, आप उस आंगन में बड़े हुए हैं, आपके कौन जाना चाहेगा छोड़ के? ऑब्वियसली बात है ना, किसी को तो भाई दर्द होगा। भले भारत आपका चलिए रक्षक है, भारत आप को शरणार्थी बना देगा, लेकिन वो जो घर है, वो आंगन है, वो जो पेड़ है, वो आपका गांव है, वो मोहल्ला है, उसकी याद कैसे समझ रहे, नहीं समझ रहे आप? वो कमी नहीं पूरी कर सकता ना। तो किसी का से आप किसी किसी से आप सिर्फ उसका धर्म नहीं छीन रहे हो, आप उससे उसकी पूरी पूरी सभ्यता, उस पूरी पूरी सोच और पूरा एक थॉट प्रोसेस आप छीन रहे हो। इट्स, इफ नॉट देन इट्स, इट कैन बी सेड दैट इट इज इक्वल टू द जेनोसाइड। बात समझिए, ठीक है। देखिए ये बोल रहे साहब साहब कि स्लो जेनोसाइड अगेंस्ट माइनॉरिटी जो शोर ऑफ देयर पॉलिटिकल बेस। क्या करने के लिए? पॉलिटिकल बेस मजबूत करने के लिए, अपीसमेंट की पॉलिसी, कि जो रूलिंग गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या किसी भी, जो हिंदूज के खिलाफ जितना अगेंस्ट बोलेगी या उनको जितना परसिक्यूट करेगी, वहां के लोग उतने खुश होंगे कि वाह वाह, ये सरकार तो जो है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए या हमारे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समाज, उसके लिए काम कर रही है, उनको अपीस करे, उनको खुश करने के लिए जितनी माइनॉरिटीज है उनको और ज्यादा सप्रेस किया गया, किसी ने उसको बढ़ाने का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ना कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं तो आपका वोट बैंक में आपका से कितना है? कम होगा। वोट बैंक में आपका से कम होगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं। सब किसको पूछेंगे? मेजोरिटी को पूछेंगे, क्योंकि भाई वोट बैंक तो उनके पास है। और मेजोरिटी को खुश करने के लिए क्या करना होगा? माइनॉरिटी को सप्रेस करना होगा। माइनॉरिटी को जब भी आप सप्रेस करेंगे तो मेजोरिटी क्या होगा? ऑटोमेटिकली हैप्पी, क्योंकि वोट परसेंट किसके पास है? मेजोरिटी के पास है। लेकिन ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, किसी भी एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री का ये आइडियल नहीं हो सकता। बात समझिएगा, किसी भी एक लोकतांत्रिक देश का ये सोच नहीं हो सकती कि जो हम मेजोरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको अपीस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जो अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक जो धर्म के लोग हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं, उनकी प्रताड़ना करें। ये किसी भी एक लोकतांत्रिक विचारधारा या जो भी एक लोकतांत्रिक विचारधारा रखता है, जिस देश के नेता ऐसी थॉट रखते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमारे आप गांधी जी को देख लीजिए, आप नेहरू को देख लीजिए, करंट गवर्नमेंट देख लीजिए, जिनको भी देख लीजिए, सब ने हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने का काम किया है। किसी ने कभी किसी को सप्रेस करने का काम नहीं किया है। हमेशा हर जो सेक्शन है पॉपुलेशन की, उसको हमेशा बढ़ावा देने का काम किया, उसको आगे एजुकेशन में, उसकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में बढ़ावा, हर तरीके से हर सरकार ने योगदान दिया है। पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को क्या कर सकते? कहने को तो कहता है इस्लामिक रिपब्लिक है हम पाकिस्तान, लेकिन रिपब्लिक क्या ट्रू सेंस में रिपब्लिक है? क्या ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी वहां पर है? क्वेश्चन इसी बात का है। अगर ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी हो तो हम कहें ना कि हाँ तुम एक डेमोक्रेटिक आइडियल पे चलने वाले देश हो। जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को सरेआम ऐसे मार दिया जाना, वहाँ पे मिलिट्री शासन लगे रहना, 5 साल वहाँ सरकार चल जाती तो न्यूज़ बन जाता कि अरे ये तो इतिहास बन गया, पाकिस्तान में कोई सरकार डेमोक्रेटिक 5 साल चल गई। क्या आप किस बात के तब डेमोक्रेटिक कंट्री है? आपके डेमोक्रेटिक होने पे ही सवाल है, तो आप डेमोक्रेटिक आइडियल, डेमोक्रेटिक सोच, लोकतांत्रिक सोच कहाँ से आप ला सकते हैं? बात समझिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेमोक्रेटिक सोच नहीं रहेगी तो आप मेजोरिटी को हमेशा अपीस करने के लिए माइनॉरिटी को सप्रेस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान वही करता आया है। A 2014 report by the Movement of Solidarity and Peace says about 1,000 women in Pakistan are forcibly converted to Islam every year. 700 क्रिश्चियन एंड 300 हिंदूस। ये बात कही जा रही है, एक 2014 की रिपोर्ट है ये, कि हर साल 1,000 औरतें, वुमेन को टारगेट ज्यादा किया जा रहा है। साफ बात है, ऑब्वियसली बात है, 1,000 वुमेन पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट की जा रही हैं हर साल, जिनमें 700 लगभग क्रिश्चियन और 300 लगभग हिंदू या अन्य वर्ग के जो हैं माइनॉरिटीज हैं। फोर्स कन्वर्जन है ना ये विलिंगली कन्वर्जन नहीं है, फोर्स कन्वर्जन है। डर से कि मार दिया जाएगा या फिर आपको इतने जिंदगी में आपके परेशानियां हो जाएंगी कि आप परेशान होके क्या करोगे भाई, इस्लाम कबूल कर लोगे, उनकी तरह ढल जाओगे। आप बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अफगानिस्तान का देखिए रूल है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है भाई? अफगानिस्तान में ऑब्वियसली बात है, मुस्लिम मेजोरिटी रहा है, शुरुआत से ही रहा है।
Under Taliban, Sikh and Hindus have faced severe restrictions, including on their appearances. Obviously बात है, तालिबान के रूल में तो सीधी सी बात है. And have been banned from marking their religious holidays in public, leaving many with no choice but to escape their homeland. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब आईसिस एक्टिव था, जब आईएसकेपी था, इस्लामिक खुरासन प्रोविंस जब था, आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, ये सब जब जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस जब एक्टिव थी तो बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगे होते थे कि भैया ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे नहीं चलना है, ये त्यौहार नहीं मनाना, ये फेस्टिवल नहीं मनाना, इस तरह से कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, सिर्फ इबादत करनी है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ये थोपे हुए विचार जो है इन लोग पे थोपे जाते थे जो माइनॉरिटीज हुआ करते थे. बात ठीक है, आगे देखते हैं. अब जो मसला है, अब बताया ना मैंने कि आपको कि जब सीए आया तो कई जगह जब 5 टेक अवेज में हमने देखा कि सीए के 5वें टेक अवे में क्या लिखा था कि बहुत जो है कि मेजर रूप में, बहुत बड़े रूप में क्या हुआ था, इसका क्या हुआ था, इसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे कि नहीं नहीं, वी डोंट वांट सीए. आपने फर्स्ट स्लाइड देखा था, लिखा था नो सीए, नो सीए, हमें सीए की जरूरत नहीं है, सीए नहीं होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए भैया, इनको क्या डर है? इनको डर भी तो कह लीजिए कि कई लोग को तो भाई न जानने की वजह से ये था कि भाई ये नागरिकता छीनने का कानून है कि मुस्लिम्स की नागरिकता या किसी अन्य किसी पर्टिकुलर वर्ग की नागरिकता छीन ली जाएगी. लेकिन ऐसी बात नहीं है. होम मिनिस्ट्री ने और प्रॉपर गैजेट में और सरकारी तरीके से इस बात को साबित किया गया कि नागरिकता छीनने नहीं, नागरिकता देने का कानून है ये. सेकेंड बात क्या गई कि इसमें मुस्लिम्स को बाहर क्यों रखा गया, मुस्लिम्स को इसमें बाहर क्यों रखा गया? जो 6 परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं उसमें मुस्लिम्स को क्यों नहीं बाहर रखा गया? तो सरकार का और बुद्धिजीवी अन्य वर्ग का कहना ये है कि भाई जब वो मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, तो भाई मुस्लिम परसिक्यूट कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ के कई लोग ऐसे लोगों का ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे के कहना है कि वहाँ पे जैसे अहमदियाज है पाकिस्तान में, शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में, कुछ बलोच कम्युनिटी है पाकिस्तान में, ऐसी कम्युनिटीज भी क्या है वहाँ पे माइनॉरिटीज में गिनी जाती हैं. ये भले मुस्लिम्स हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये जो अहमदियाज हैं, जो शियाज हैं, बलोच हैं या अन्य ऐसी कोई कम्युनिटी है, मुस्लिम होने के बावजूद भी उनको मुसलमान होने का दर्जा वहाँ पे प्राप्त नहीं है पाकिस्तान में. पाकिस्तान बीइंग शिया मेजॉरिटी कंट्री, शिया मेजॉरिटी कंट्री है वहाँ पे, शिया अरे सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री, सॉरी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री. तो वहाँ पे जो शिया हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनको भी अल्पसंख्यक माना जाता है. उनके मस्जिदों पे भी आए दिन अटैक होना, उनको क्रिटिसाइज करना या उन पे टारगेट करना, अहमदियाज को क्या बोलते हैं परसिक्यूट करना, बलोच के साथ या अन्य किसी ऐसी स्पेशल जो कोई सेक्ट होगा इस्लाम का उसमें. तो इनका कहना है कि इनको भी जो है नागरिकता इस कानून के अंदर दी जानी चाहिए. इनको क्यों इस फ्रेम से बाहर रखा गया है? लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या रिकॉग्नाइज कर रही है कि दे आर मुस्लिम्स. हम रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कानून बनाए, न कि सेक्ट के बेसिस पे. बात समझिएगा, हमने रिलीजन के बेस पे कानून बनाया है, न कि सेक्ट के बेसिस पे. भाई शिया हैं, अहमदियाज हैं, बलोच हैं या अन्य किसी भी सेक्ट के लोग हैं, लेकिन हैं तो मुस्लिम्स ही. कोई सेक्ट तो नहीं है. जैसे हमने हिंदूज बोला तो हमने ये नहीं कहा ना कि हिंदूज में स्पेसिफिकली कोई कास्ट हो वही आ सकती है. जैसे बनिया कास्ट हो, राजपूत कास्ट हो, ब्राह्मण कास्ट हो, ये सिर्फ वही आ सकते हैं. या फिर पर्टिकुलर कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले ही लोग नागरिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते. हमने रिलीजन की बात की, ओवरऑल रिलीजन की. हिंदूज हमने सीधे सीधे बोला, सिख हमने सीधे सीधे बोला, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट में भी भाई श्वेतांबर हैं, दिगंबर्स हैं, अलग अलग सेक्ट हैं. हमने किसी सेक्ट की बात तो की नहीं. बुद्धिस्ट के बाद जो है कि जैन्स हैं इसमें, अरे सॉरी ये बुद्धिस्ट को मैंने कह दिया. जैन्स में श्वेतांबर और दिगंबर्स होते हैं, बुद्धिस्ट में हीनयान महायान के लोग हैं. तो ऐसी बात तो नहीं, हमने सेट के बेसिस पे, हमने ओवरऑल रिलीजन के बेसिस पे कहा. तो इसलिए हम ये मुस्लिम्स को इंक्लूड इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अहमदियाज हैं, शिया हैं, बलोच हैं या अन्य कोई जो सेक्ट है वो क्या है तो भाई मुस्लिम्स ही. सेक्ट के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है. तो सरकार का ये कहना है, बुद्धिजीवी वर्ग का ये कहना है. अब बाकी फर्दर जो है देखते हैं कि आगे भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई नया कानून आए और कोर्ट में ना जाए तो भैया चैलेंज तो कैसे, भारत में संविधान कैसे फंक्शन करेगा, देखते हैं आगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024. रूल्स नोटिफाई किए गए, देखिए 2024 में, याद रखिएगा. ऑन मार्च 11 मार्च को 2024 को रूल्स नोटिफाई किए गए, ब्रिंगिंग इनटू द फोर्स द कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. जो 2019 में जो एक्ट बना था, 11 मार्च को उसका रूल नोटिफाई करके उसको रूल को कानूनी रूप दे के ये कानून लागू कर दिया गया. केरला बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, केरला की एक पॉलिटिकल पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अलॉन्ग विथ अदर्स अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ स्टे. क्या चाह रहे हैं? ये स्टे चाह रहे हैं ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, आर्ग्यूइंग दैट दे आर
दे क्रिएट अ डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम बेस्ड ऑन रिलीजन आइडेंटिटी। मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी पे क्या कर रहा है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है जो कि हमारे सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म बात समझ रहे हैं, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता पे क्या है, एक प्रहार है। इनका ऐसा कहना है कि जो कानून है, सीएए का जो कानून है, जो नागरिक ये है, ये हमारी जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, उस पर एक प्रहार है, उसको आहत कर रहा है ये। अच्छा, द प्ली आर्ग्यूड दैट द रूल्स आर manifestly arbitrary and create an unfair advantage for certain region violating आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत संविधान के आर्टिकल 14 और 15 जो इक्वलिटी की बात करते हैं, उनको क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई बैक करने के लिए अपने थॉट्स को, इस चीज को, इस जो अपना जो इनका से है कि भाई मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है कि सारे रिलीजन के बेस में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो वो उसको वॉयलेट कर रहा है। लेकिन भाई कुछ सेक्ट का ये भी कहना था डिबेट में, इस डिबेट में कुछ लोग हाँ में थे, कुछ लोग ना में थे। तो हाँ में कहने वालों को ये था कि क्या इंडियन मुस्लिम्स को ना भारत की संविधान में जो है कि जो इंडियन मुस्लिम्स होंगे उनको ना भारत के संविधान को आर्टिकल 14 या 15 या 20 25 या 100 200 से मतलब होगा। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को नहीं ना, मतलब उन पे नहीं ना यार भारत के संविधान लागू होते। तो डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो गया? ऐसा होता है कि जब हम नागरिकता छीन रहे होते हैं किसी से कह के, तब हम बोलते हैं ना कि ठीक है भाई आर्टिकल 14 तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। तो हम कहते हैं अरे ये तो आर्बिट्रेरी है, आप बाकी कम्युनिटीज को कह रहे हैं कि नहीं इन पे लागू हो रहा है, हम पे कह रहे हैं लागू नहीं हो रहा है। अरे जब पाकिस्तान, जब ये मुस्लिम्स जो हैं, मान लीजिए हमारी अहमदियाज हो गए, शियाज हो गए, या अन्य कोई भी माइनॉरिटी जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है इन देशों में, उनमें नहीं ना भारत संविधान का आर्टिकल 14 15 16 लागू होगा। बात समझ रहे हैं? वो तो इंडियंस पे लागू होगा। तो जब हम और इन लोगों को, इन जो 6 माइनॉरिटीज हैं जो 3 देश से, उनको हम जो नागरिकता दे रहे हैं, तो नागरिकता मिलने के बाद ना ये कानून इन पे लागू होगा। बात समझ रहे हैं? नहीं, कानून लागू होने के लिए, संविधान लागू होने के लिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आप पे अप्लाई हो, उसके लिए आपको एक सिटीजन तो होना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप मुस्लिम्स को नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे मुस्लिम्स है, जो हमारे सिटीजन है ही नहीं, वो उन पे लागू कैसे होगा? क्लियर है? तो देखा कि आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट कर रहे हैं। फर्दर क्या कर, इट फर्दर सेड since the CEA discriminates on the basis of religion, it strikes at the root of secularism, which is the basic structure of the constitution. Secularism basic structure doctrine में आता है। India's constitutional framework read with obligations under international law mandates a framework for refuge protection that is non-discriminatory। मतलब इंटरनेशनल लॉ ये कह रहा है कि रिफ्यूज प्रोटेक्शन के लिए, रिफ्यूजी के लिए, रिफ्यूज प्रोटेक्शन के लिए आप जब भी कोई नियम कानून बनाए, इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऐसा कहता है कि जब आप कानून बनाए तो वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, पर्टिकुलर सेक्ट को लेके, बिलीफ को लेके, कल्चर को लेके क्या हो, वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। इनका कहना ये है, ये इस बात से लेके बैक कर रहे हैं। ये क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इनके ऊपर ऐसी, मतलब भारत सरकार पे होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्च 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट क्या गया, इशूड अ नोटिस टू द सेंटर सीकिंग इट्स रिप्लाई टू प्लीज सीकिंग ए स्टे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स भाई अप्रैल 8। ठीक है, अप्रैल 8 तक जो है कि 9 तक इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से पूछा है कि भैया इस पे स्टे लगाने की बात हो रही है, क्या करना चाहिए, आपका क्या से है, अपना भी आप पक्ष रखिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, ये बेंच जो है कौन हेड कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा जी हैं। पोस्टर मैटर नेक्स्ट अब हियरिंग, अगली हियरिंग जो भी होगी तो इसको फर्दर आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बेसिकली मुझे आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई हो, और जो इस चैनल का प्राइम मोटो है या जिस ऑब्जेक्टिव से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्या करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी हमारे लिए कई बार होता है लीगल टर्म्स में या ऐसे टर्म्स में जो पेपर पब्लिश होते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल में दिखाए जाते हैं, जो काफ़ी सिंप्लीफाई नहीं हो पाते, बहुत सरल नहीं हो पाते, उनको इस यूट्यूब चैनल से उनको सरल करने की और आम जनमानस तक बात पहुंचाने का एक प्रयास है। तो जो पर्टिकुलर इस मोटो है इस यूट्यूब चैनल का, उसको चीज़ों कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने का है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर सीएए का कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने सिंप्लीफाई होके, एक सरल रूप से होके क्या है आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो। बात ठीक है? देख लेते हैं आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हमने सिटीजनशिप की बात की, ठीक है, हमने सिटीजनशिप की बात की,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिटीजनशिप को लेके क्या करता है, क्या कहता है, इसलिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 तक हमने बात की, ठीक है। उसके बाद जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसकी हमने बात की। 1955 का एक्ट क्या क्या कहता है भाई, इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल हैं, कैसे ये नागरिकता देता है, कैसे नागरिकता छीनता है। ये 6 बार अमेंड हो चुका है, बात ठीक है। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का, वही सीए है हमारे लिए, जो हमारा आज का टॉपिक था, बात ठीक है। अमेंडमेंट हमने देख ली। हमने एक्विजिशन और रिजेंशिएशन की बात भी कर ली थी, एक्विजिशन और टर्मिनेशन की भी, कि भाई नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छीनी जाती है। हमने ये भी देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कंप्लीट पावर किसको दे रहा है, पार्लियामेंट को दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट पावर किसको दे रहा है, पार्लियामेंट को दे रहा है, कानून बनाने के लिए। किस पे, सिटीजनशिप पे, नागरिकता पे कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विचार लेके आने हैं, तो भाई कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास क्यों है, इसका एक कारण ये है क्योंकि जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है। किसमें आता है, यूनियन लिस्ट में, शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, किसके पास पावर रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। हमने ये देखा। फिर हमने सीएए का कॉन्सेप्ट समझा कि एग्जैक्टली कि सीएए है क्या, क्या ये कह रहा है, क्या ये रूल नोटिफाई कर रहा है। हमने ये देखा कि भैया 3 देश, 6 कम्युनिटीज, एक डेट देखा हमने 31 दिसंबर 2014 का, बात ठीक है, डेट देखा हमने। उसके बाद हमने देखा क्या, रिलीजियस परसिक्यूशन, प्रताड़ना, ठीक है, धार्मिक प्रताड़ना, ठीक, के बेसिस पे अगर ये लोग आए हैं तो भैया इनको नागरिकता दी जाएगी। फिर हमने देखा कि भैया कंट्रोवर्सी क्या है इसको लेके। कंट्रोवर्सी ये है कि भैया कि मुस्लिम्स को आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं इसमें, ठीक। जबकि मुस्लिम्स क्या हैं कि मुस्लिम कुछ ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं इन 3 देशों में जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिनके नंबर कम हुए हैं, ठीक है। हमने ये देखा। हमने सुप्रीम कोर्ट का में ये केस दायर होते हुए देखा, और इनको सुप्रीम कोर्ट पे किन किन बेसिस पे ये केस फाइल हुआ है। कुछ लोगों कह रहा है कि भाई ये इक्वेलिटी के अगेंस्ट है, कुछ लोगों ने बोला आर्टिकल 14 और 15 के अगेंस्ट है ये, ठीक है। कुछ लोग बोला इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन किसी माइनॉरिटी के किसी रिलीजियस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को रिफ्यूज दे रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे हमने इसको देखा। और हमने देखा कि भाई ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस जारी किया, उस पर स्टे की बात की गई है। तो देखते हैं कि भाई फर्दर उस पर क्या अपडेट होता है। इसे आप न्यूज़पेपर वगैरह से आप अपडेट रहिएगा। लेकिन हाँ, आप कोर फिलॉसफी आपने समझी कि सीए एग्जैक्टली क्या है। अच्छा हाँ, फिलॉसफी से याद आया कि हमने सिटीजनशिप की फिलॉसफी भी समझी है, ठीक है। हमने बैकग्राउंड भी समझा कि सिटीजनशिप का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, सिटीजनशिप कहना क्या चाहता है, सिटीजनशिप का आखिर मतलब क्या है, क्यों समाज में नागरिकता या नागरिक होना जरूरी है, नहीं जरूरी है, उसके पीछे एक सोच क्या है, बात ठीक है। सो होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल। जो भी यूट्यूब चैनल के लोग होते हैं बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ भैया, रिवाज है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यूट्यूब का मुझे अच्छा सिटीजन बनना है तो मुझे यूट्यूब की कम्युनिटीज़ को फॉलो करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अगले ऐसे हॉट टॉपिक के साथ, जो आपके क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करे और वैल्यू को बनाए रखे, वैल्यूज को बनाए रखे और कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इजी वे में आपको ज्ञान मिले।